नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बीमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर। जी हाँ, मैं बीमार इसलिए कह रहा हूं कि शायद नीतीश कुमार जी अब दिमागी तौर पे पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी राजनीतिक हताशा और निराशा में पागल हो गए हैं। इनको शायद अब समझ में नहीं आ रहा कि ये कब और क्या बोल रहे हैं, या इनको कब और कहां और क्या बोलना है। जिस तरीके से ग्रामीण एरिया में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई उटपटांग, कोई अश्लील असभ्य बात बोलता है तो उसके लिए कहा जाता है कि लग रहा है कि ये बुढ़ा सटिया गया है, ये दिमाग इसका सटिया गया है। उसी तरीके से क्योंकि बुजुर्गों से हर कोई यह अपेक्षा करता है कि वह ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे, वह ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनकर युवा उनसे कुछ सीखेंगे। लेकिन जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति नीतीश कुमार जी के तरह अश्लील असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है तो इन जैसे लोगों के लिए ही कहा जाता है कि सटिया गया है। और शायद नीतीश कुमार जी के साथ भी यही हो रहा है। ऐसे तो बीजेपी के कई नेताओं का यह दावा है कि इनको कुछ ऐसा दवाई खिलाया जा रहा है जिससे इनका मेंटली स्थिति खराब हो जाए। और शायद यह पुष्टि हो रही है इस बात की, क्योंकि नीतीश कुमार जी से इस तरीके का उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। जो इतना पुराना पॉलिटिशियन है, इतना पुराने राजनेता है, राजनीति का माहिर खिलाड़ी है और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। ये सब उस दौर के नेता हैं, उस दौर में ये लोग नेता बने जिस समय इस देश में इस तरीके का फुहरपना नहीं था जैसा अब है, इस तरीके का अश्लीलता नहीं थी जिस तरीके से अब है। ऐसे दौर के नेताओं से इस तरीके का बयानों का उम्मीद तो खैर कोई नहीं करता है। लेकिन अगर फिर भी नीतीश कुमार जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो भी ये जो विधानसभा में इन्होंने बयान दिया है कल, यह इनका इस तरीके का पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी स्वयं सहायता समूह की जो महिला है उनके कार्यक्रम में जब इनसे जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर सवाल पूछा गया था तो वहां पर भी ये इसी तरीके का एक फुहर किस्म का, असभ्य अश्लील किस्म का जवाब दिए थे, जो इनसे उम्मीद नहीं किया जा सकती। क्यों इनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार जैसे एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री है जिसके लिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जिसने दुनिया को शिक्षा का राह दिखाया। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास अगर बोलने के लिए एक सभ्य भाषा नहीं है, एक उपयुक्त शब्द नहीं है, तो यह दर्शाता है कि जो आरोप लग रहे हैं या आरोप की इतर भी नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पे सटिया गए हैं। नीतीश कुमार जो कि इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इनके बयानों को सुनने से, इनके बातों को समझने से ऐसा लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी क्षेत्र का एमपी एमएलए रहने के लायक नहीं है। ये ऐसे व्यक्तियों को राजनीति खुद ब खुद छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक नीतीश कुमार जी है जिनका एक दूसरा नाम कुर्सी कुमार है, पिछले 18-19 सालों से लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी से चिपके हुए हैं। और अब जब इनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे संकट आती हुई दिख रहा है, इनका मुख्यमंत्री का कुर्सी खतरे में फंसती हुई दिख रही है, तो अब इस तरीके का बयान और फुहरपना करना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने जो बयान दिया है उस बयान को कोई भी सभ्य व्यक्ति सार्वजनिक तौर पे सुनना पसंद नहीं करेगा। जिस तरीके का इन्होंने बयान बिहार विधानसभा में और फिर उसी तरीके के या उससे भी घटिया बयान बिहार विधान परिषद में दिए, वो भी जब कि दोनों ही सदनों में महिलाओं की भी उपस्थिति है, महिला भी ठीक ठाक संख्या में है। कम से कम नीतीश कुमार जी को इतना ही शर्म आ जाता कि महिलाओं के सामने इस तरीके का बयान कैसे दे, और वो भी विधानसभा में, विधान परिषद में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस बयान के माध्यम से राजनीतिक कटाक्ष किए हैं एक खास समुदाय के ऊपर। क्योंकि यह बयान इनको क्यों देना पड़ा?
क्योंकि जो जातिगत जनगणना हुआ था, उस जातिगत जनगणना में आरोप लगा था कि इन्होंने यादव समाज का और मुस्लिमों का जनसंख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। तो अगर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया भी है तो क्या इस तरीके से जवाब दिया जाएगा? वो भी मुख्यमंत्री इस तरीके का जवाब देगा? बड़े ही सातिर तरीके से नीतीश कुमार जी विधानसभा और विधान परिषद में खड़े होकर एक तरीके से यादव समाज के लोगों को बुरी तरह से अपमानित करने की कोशिश किया है, साथ में मुस्लिम समाज को भी। नीतीश कुमार जी का कहने का मतलब क्या था? उन्होंने जो कहा उसको कहा भी नहीं जा सकता है, कहना भी उचित नहीं होगा, लेकिन उनका जो जवाब था वह जवाब इसी बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी कहना चाह रहे हैं कि यादव समुदाय में और मुस्लिम समुदाय में महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी है, इसलिए उनका जनसंख्या अधिक है। जबकि जब से यह जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी हुआ है, तब से इस जातिगत जनगणना के ऊपर एक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि यह जातिगत जनगणना फर्जी है। ये पूरी तरीके से फर्जी जनगणना है, जिसको राजनीतिक फायदे के लिए जातिवादी नशेरियों ने करवाया। लेकिन इनके जातिगत जनगणना को अगर माने, सही माने, जो कि मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि जो आर्थिक रिपोर्ट आया है उस जातिगत जनगणना के आधार पर जो आर्थिक आंकड़ा आया है उससे तो यह पूरी जातिगत जनगणना 100% फर्जी दिख ही रही है। अगर आप जातिगत जनगणना को देखिए, जातिगत जनगणना के आर्थिक आधार को देखिए, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन अगर इनके जनगणना को मान भी ले, इनके आर्थिक रिपोर्ट को मान भी ले, तो भी इस प्रदेश के लोगों को, खास करके उन लोगों को जिनको ओबीसी और ईबीसी के नाम पे भरमाया जा रहा है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि ओबीसी और ईबीसी को उनका हक नहीं मिला, उन ओबीसी और ईबीसी भाइयों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया बिहार में कि जिस बिहार में पिछले 33 सालों से सत्ता ओबीसी और ईबीसी के हाथों में ही है। सत्ता पे बिहार में ओबीसी और ईबीसी पिछले 33 सालों से लगातार काबिज है, फिर भी ओबीसी और ईबीसी इतने पिछड़ कैसे गए भाई? क्या कारण रहा कि जिन यादवों और मुस्लिमों के नाम पर, माई समीकरण के नाम पे पूरे लालू प्रसाद परिवार और आरजेडी का राजनीतिक अस्तित्व चल रहा है, जिनके नाम पे वो वोट ले रहे हैं, आज उनकी दुर्दशा इतनी बदतर क्यों है? वो इतने पीछे क्यों है भाई? 35%, लगभग 35% यादव समाज नीतीश कुमार जी के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 6,000 रुपये से कम उनकी आमदनी है महीने की। 35% यादव समुदाय का, यानी कि वो बदतर जीवन जी रहे हैं। जबकि पूरे बिहार का यादव समुदाय लालू प्रसाद जी को अपना सबसे बड़ा पुरोधा मानते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी को पुरोधा मानने वाले यादव समुदाय खुद से सवाल पूछे कि 35% जनसंख्या आपकी कैसे हो गई जिनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, या फिर यह पूरी रिपोर्ट झूठा है? ओबीसी और ईबीसी दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 67% आबादी है जो गरीब है, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, जिसमें सबसे अधिक यादव समाज के लोग हैं, 35-36% के आसपास। उसके बाद जिस कुर्मी के नाम पर पिछले 18-19 सालों से नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं, उसका भी स्थिति बद से बदतर है। लगभग 30%, 29.90% लोग ऐसे हैं जो कुर्मी समाज के, जिनकी आय 6,000 रुपये से कम है। मैं बाकियों का बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय देश में ओबीसी और ईबीसी का नाम का राजनीति चल रहा है। तो मेरा सबसे अहम सवाल यही है फिर से कि आखिर जिन यादवों के नाम पर पिछले 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव जी ने राज किया, जिसको यादव समुदाय अपना सबसे बड़ा हितधारक मानती है, उस यादव समुदाय का इतना बद से बदतर हालात क्यों है कि वह आज भी 2023 एक विकसित भारत में 6,000 रुपये से कम कमा रहे हैं महीने का। जिस कुर्मी के नाम पे पिछले 18-19 सालों से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसके 30% आबादी ऐसी है जो 6,000 से कम कमाती हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? दरअसल एक जो कहावत है कि जितना इस देश को
या इस राज्य को समाजवादियों ने लूटा समाजवाद के नाम पे, उतना अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। इसी यादव, मुस्लिम और कुर्मी के नाम पर ये जो राजनीति करने वाले नेता हैं, जब ये सत्ता में आए तब से इनकी आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो हजारों नहीं लाखों में बढ़े हैं, उससे भी अधिक। लेकिन जिस समाज के वोट पे राज करते आए हैं, उस समाज का स्थिति आज भी बद से बदतर है। तो फिर लोगों को सोचना चाहिए कि पिछले 33 सालों में बिहार जैसे राज्यों पे ओबीसी का शासन है, उन ओबीसी ने बिहार को क्या दिया है, खुद अपने समाज को क्या दिया है। ना ही कोई उद्योग लगा, ना ही कोई कंपनियां आई, ना ही रोजगार का कोई अच्छा साधन हुआ बिहार में। उलट जो पहले से बिहार में कल कारखाने थे, उस पर भी ताला लगवाने का काम किया है पिछले 33 वर्षों की ओबीसी सरकारों ने। और आज देश में ओबीसी 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 का रट्टा लगा रहे हैं लोग। किस तरीके से एक समुदाय के नाम पर इन लोगों ने अपने परिवार का भला किया है। जिस यादव समुदाय के वोट पर लालू प्रसाद यादव जी जब वो राजनीति में आए थे, तो वो अपने भाई के आवास में रहते थे, रहने के लिए इनके पास अपना आवास भी नहीं था। आज वह लालू प्रसाद यादव के पास हजारों करोड़ से अधिक की संपत्ति है, लेकिन आज भी लाखों की संख्या में ऐसे यादव समुदाय हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बदतर है कि वो महीने के 6,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। जिस कुर्मी के नाम पे पिछले 18-19 वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, उस कुर्मी समाज के 30% आबादी का हालात ऐसा है कि वो 6,000 से अधिक नहीं कमा पा रहे हैं। फिर भी बिहार में इन जातिवादी नशेरियों ने जातिवाद का ऐसा जहर घोला है कि इतनी बदतर जीवन जीने के बाद भी आज भी ये समुदाय, यह समाज इसी को अपना नेता मानता है। तो फिर समझ में आता है कि आखिर जब आजादी के बाद जो बिहार इतना समृद्ध था, जो आगे बढ़ना चाहिए था, जिस बिहार को तरक्की कर कर देश का नंबर 1 राज्य बनना चाहिए था, वह बिहार इतना पिछड़ता क्यों चला गया? क्या कारण था कि जिस बिहार में आजादी के समय बड़े बड़े कल कारखाने और उद्योग धंधा था, 1990 आते आते वो, या 1990 के बाद जो बचा कुचा था, वो सब खत्म क्यों हो गया? व्यापारी बिजनेसमैन यहाँ से बाहर क्यों चले गए? जब तक बिहार के लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देगा, इसके तरफ विचार नहीं करेगा, जब तक वह इस बात पे लगा रहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी होना चाहिए, ओबीसी में भी लालू प्रसाद यादव का बेटा होना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री ईबीसी होना चाहिए, उसमें भी नीतीश कुमार जैसे लोग होना चाहिए, तब तक बिहार का इसी तरीके का बदतर हालात रहेगा। बिहार के लोगों को जरूरत है कि वह जाति और कोटा देखकर नहीं, एक ऐसा व्यक्ति चुने जो कर्मयोगी हो, जो बिहार के हर एक समाज के लिए काम करे, हर एक जरूरतमंदों के लिए काम करे, ना कि किसी जाति, किसी धर्म या किसी वोट बैंक के लिए काम करे। अगर बिहार की हालात सुधारनी है तो जब तक यहाँ उद्योग धंधा नहीं आता है, जब तक कारखाने नहीं लगते हैं, कंपनियां नहीं आती हैं, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए बिहार के लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बिहार को कुर्सी कुमार और ओबीसी के नाम पे अरबपति बनने वाले लालू परिवार का पीछा छोड़े, कोई अलग और तीसरा विकल्प बिहार में तैयार करे, जिससे बिहार और बिहार के लोगों का कल्याण हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।